लिटरली मोदी जी ने पूरे देश को बर्बाद करने के लिए ताकत झोंक दी है। मोदी जी ने भारत की तरक्की के नाम पर विदेश से 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है। वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। इस खबर को छुपाने के लिए मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में रहने वाले 50,000 से ज्यादा गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है और पूरी गोदी मीडिया इन तमाम खबर को छुपाने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन आखिर क्यों है खामोश इन तमाम बड़े मुद्दों पर, और क्या हिंदू के नजर में ओवैसी साहब उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। पूरी वीडियो को विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आईएमएफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कर्जे पर कर्जा लिए जा रही है, यह कर्जा देश के जीडीपी के 100% के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो देखती है कि कोई देश कर्जा लेकर बर्बाद तो नहीं हो रहा है। आईएमएफ का अकॉर्डिंग कि इस देश का कर्जा लगभग 155.6 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि हमारे जीडीपी का इस वक्त 57.1% है। मैं आपको अगर आसान भाषा में यह बात समझाऊं तो आप इस ग्राफ से इस बात को समझ सकते हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अंधभक्तों के साथ साथ पूरे देश को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। इस ग्राफ में आप देखोगे कि 2004 में इस देश का जो कर्जा था वो 17 लाख करोड़ रुपए का था। 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 17 लाख करोड़ से बढ़कर यह कर्जा 31 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। 31 लाख करोड़ से कर्जा बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। यानी अप्रोक्स 10 सालों के अंदर यूपीए कांग्रेस के सरकार ने लगभग 38 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिए। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है, 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी ने सिर्फ 5 सालों के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिए। यानी जितना कर्जा 10 साल में यूपीए की सरकार ने लिया था, उतना ही कर्जा एनडीए की सरकार ने सिर्फ 5 सालों में ही ले लिया। और 2019 से लेकर 2023 तक यह कर्जा 90 लाख करोड़ से बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब आप सोचो, पिछले 10 साल में मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा ले लिया, जबकि कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ 35 लाख करोड़ का ही कर्जा लिया था। अब 2000 जनवरी से लेकर मार्च तक यह कर्जा सिर्फ 200 लाख करोड़ रुपए तक ही था। लेकिन 8-9 महीने के भीतर मोदी सरकार ने इस देश के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपए कर्जा और ज्यादा ले लिया। सवाल यह खड़ा होता है कि यह 205 लाख करोड़ रुपए जो भारत के नाम पर मोदी सरकार ने कर्जा उठाया है, यह पैसा आखिर गया कहां है। देश के यूनियन बजट जब इस साल में बना फरवरी 2023 के महीने में, तो निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम इस देश पर इस साल 2023 और 24 में 45 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर देंगे, जबकि हमारे पास 35 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे, जबकि इस देश का बजट सिर्फ और सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही है। लेकिन 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और बीजेपी सरकार के अकॉर्डिंग 35 लाख करोड़ का रेवेन्यू, ये पैसा गया कहां। ना ही देश में स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल बना, ना इंस्टीट्यूट बना, कुछ भी नया नहीं बना। 70 साल पहले से जो बना हुआ है वही बनता हुआ चला आया है। इसके बावजूद भी ये पैसा गया कहां। एक्चुअली में ये पैसा कहां गया मैं आपको दिखाता हूं। आप कहोगे कि चल क्या रहा है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने दावा ठोका है कि वेस्ट बंगाल को जो फंड मिलना चाहिए सेंट्रल की सरकार से वेस्ट बंगाल को चलाने के लिए, वो फंड बीजेपी सरकार ने उनको नहीं दिया है। उनके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है जो दिल्ली को मिलना चाहिए। केरला के सीएम पिनराई विजयन भी कह रहे हैं कि केरला के डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए सेंट्रल सरकार जो हर साल देती थी वो उनको नहीं दे रही है। यहां तक कि कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए जो सेंट्रल सरकार से फंड दी जाती है वो भी मोदी सरकार बहुत मुश्किल से दे रही है। यहां तक कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी कह रहे हैं कि ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए वो भी सेंट्रल की सरकार नहीं दे रही है। यानी इन 5 राज्यों के सरकारों को सेंट्रल फंड ही नहीं दे रही है, तो ये 205 लाख करोड़ रुपए आखिर गए कहां है। ये 205 लाख करोड़ रुपए कहां गए, ये देखिए। ये एक आरटीआई डाला गया जिसमें पता चला कि मोदी जी ने खुद के ऊपर साल 2018 में सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए
4,300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी 4,300 करोड़ रुपए में इस देश के अंदर सैकड़ों स्कूल और हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, लेकिन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ना खोलने की जगह मोदी जी ने 4,300 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी के लिए खर्च कर लिए। 2014 में मोदी जी की पब्लिसिटी के लिए 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ 2014 में। वहीं 2014 से लेकर 2019 में मोदी जी ने घूमने के लिए फॉरेन ट्रिप में 359 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और सिर्फ 2018 में मोदी जी ने 2,021 करोड़ रुपए खुद पर खर्च किए, जिसकी वजह से मोदी जी ने 55 महीनों के अंदर 92 कंट्रीज घूमने में वो सफल रहे। यानी मोदी जी 92 देश घूमते हैं, 92 देशों में घूमने के लिए अपने ऊपर 2,021 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। सिर्फ 2014 में मोदी जी फॉरेन ट्रिप में 254 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं 5 सालों के अंदर अंदर। तो मोदी जी ने खुद के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और हम समझ रहे हैं कि पैसा गया कहां। इसके अलावा 2019 से 2023 तक सेंटर सरकार ने पब्लिसिटी के लिए 967 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी लगभग 1,000 करोड़ रुपए। जितना खर्च मोदी जी ने अपनी पब्लिसिटी और चेहरा चमकाने के लिए किया है, उतने पैसे में लाखों की तादाद में पूरे देश के अंदर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, हजारों की तादाद में। पर वो नहीं खोला क्योंकि वो जानते हैं कि अंधभक्तों को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहिए। अंधभक्तों को सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो इनको कभी मिलने वाला नहीं है। और आपको पता होगा कि पूरे दुनिया में जो एंटी इस्लामिक पोस्ट सोशल मीडिया में छोड़े जाते हैं, 85% पोस्ट भारत से ही छोड़े जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये खर्च इन पर भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से एंटी इस्लामिक पोस्ट पूरे भारत में छोड़ा जा रहा है। अब ये बहुत गंभीर खबर था जो पूरे देश के लोगों को पता चलना चाहिए। ये ना पता चले बोलकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ के अकबर नगर में रहने वाले 40-50 हजार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। उनका मानना है कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है रिवर बनाने को लेकर, रिवर फ्रंट को लेकर। तो जो रिवर यानी एक नाली के किनारे जो पूरी बस्ती जो बसी हुई है, उस बस्ती को उजाड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उस पर पहुंच चुका है। वहां पर रहने वाले अधिकतर मुसलमान हैं, 40,000 तक मुसलमान हैं और बाकी गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं। यानी मुस्लिम के साथ साथ हिंदू के घर को भी तोड़ने की योगी सरकार तैयारी कर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद को तैयार नहीं है। ये मुसलमान यानी इस बस्ती में, लखनऊ के अकबर नगर बस्ती में 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। और आज ये लोग रो रहे हैं कि योगी सरकार इनके घर को तोड़ने की तैयारी कर रही है। बार बार इनसे कहा जा रहा था, बार बार, कि समाजवादी, ये जितने लोग हैं इन लोगों ने ज्यादातर अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया है या फिर कांग्रेस को दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ओवैसी साहब आपसे कह रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, आप एमआईएम के प्रत्याशी को वोट दो, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी। सरकार बीजेपी की ही बननी है, उससे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको बचाने के लिए कौन खड़ा है? आज अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि एक तरफ 40-50 हजार लोगों का घर टूटने वाला है, ना इनको कोई मुआवजा देने को सरकार तैयार है और ना ही किसी तरीके की मदद, और 40-50 हजार लोगों का घर टूटते हुए तमाशा देख रही इंडिया गठबंधन। ना समाजवादी पार्टी कुछ बोलने को तैयार, ना मायावती कुछ बोलने को तैयार, और ना ही राहुल गांधी कुछ बोलने को तैयार है। तो इस कंडीशन में क्या लोगों को समझ आ रहा है कि उनके लिए सही पार्टी कौन है? मुसलमानों का सही नेता कौन है? दलितों का सही नेता कौन है? आदिवासियों का सही नेता कौन है? अच्छी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फिलहाल के लिए तो स्टे लगा दिया, लेकिन यकीन मानिए ये स्टे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। एक न एक दिन इनका घर टूट जाएगा और उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी के अंदर ओवैसी साहब को लेकर एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है, एक उम्मीद जग रही है कि ओवैसी साहब जिस तरीके से पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई हर बिल के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, उसकी कमजोरियां लोगों के सामने रख रहे हैं। पूरा देश इस वीडियो को देख रही है, इस सांसद को देख रही है कि कैसे बीजेपी के खिलाफ अकेला यह बंदा लोहा ले रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हुए दिव्या गंडोत्रा नामक एक हिंदू महिला है, जो कि एक एनजीओ चलाती है, देश में अच्छे काम करती है, ये ट्वीट कर कहती है
कि जिंदगी में पहली बार ये ओवैसी साहब से अग्री कर रही है कि जो कानून होना चाहिए वो जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बनना चाहिए बल्कि न्यूट्रल बनना चाहिए। जितना कानून की जरूरत औरतों को है उतना ही मर्दों को भी है, और ये आवाज सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब अपने दम पर उठा रहे हैं। तो हिंदू समाज ओवैसी साहब को अपने कंधे पर बैठाने को तैयार है, लेकिन मुस्लिम समाज ओवैसी साहब को वोट नहीं दे रहा है। तो आपको फैसला करना है कि आपके लिए कौन खड़ा है। क्या इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज जाएगा या फिर ओवैसी साहब के साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम समाज खड़ा हो जाएगा? ये डिसाइड आपको करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को, जिसमें पता चलता है आपको कि कैसे मोदी सरकार भारत के नाम पर 205 लाख करोड़ रुपए ढकार गई, पैसा कहां गया किसी को नहीं पता, और पूरे देश को महंगाई में झोंकने की तैयारी कर रही है। ऐसी वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या इतना कुछ देखने के बावजूद भी आपका समर्थन, अगर आप हिंदू हैं तो बीजेपी की तरफ है, या फिर आप एमआईएम का सपोर्ट करना शुरू करेंगे। और अकबर नगर को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मौन है, इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद नबी अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।